नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबेर खान, जो कि बंसल हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक, पेट रोग एवं बैरेट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर जुबेर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिस्टुला और एनल फिशर के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर जुबेर खान से। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जुबेर, मैं सबसे पहले जो प्रश्न करना चाहूंगी वो ये है कि एनस में अगर एनस से खून आता है तो क्या बवासीर ही है या फिर इसके कुछ और कारण हो सकते हैं? ऐसा आम जन धारणा है कि अगर लेट्रिन के रास्ते से या गुदाद्वार से अगर खून आता है तो लोगों को लगता है कि वो बवासीर है। जी हाँ, ये बवासीर हो सकता है, लेकिन अगर गुदाद्वार से खून आ रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनल फिशर हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत बार ये डायरिया हो उससे भी हो सकता है, या कहें कभी कभी ये कैंसर में भी हो सकता है। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होते हैं, जैसे कि क्रॉन डिसीज़ कहें या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहें। ओल्ड एज में डाइवर्टिकुलोसिस होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पॉलिप हो सकता है, या कहें कि रेक्टल का अल्सर हो सकता है। या बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिसमें कि गुदाद्वार से खून आ सकता है। तो ये आम जन धारणा है कि अगर लेट्रिन के रास्ते से अगर वो ब्लड आता है तो वह बवासीर ही होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है। तो ये जो आज का टॉपिक है हमने इसीलिए रखा है कि जो आम जन धारणा है वो बदले। और अगर ऐसा है कि अगर लेट्रिन से अगर कभी कभी खून आता है तो ये सामान्य हो सकता है, कभी किसी को एक बार, लेकिन अगर ये बार बार आ रहा हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और गंभीर समस्या से आप जूझ रहे हों। तो लेट्रिन में खून का आना तो आप समझ गए होंगे, किसी बवासीर नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लेट्रिन के रास्ते में खून आ सकता है। डॉक्टर जुबेर, हमें विस्तार से समझाइए कि बवासीर, भंग दर और एनल फिशर आखिर होता क्या है और इनके लक्षण क्या होते हैं? ये जो बीमारियां आपने बताई मैडम, जैसे बवासीर कहें या पाइल्स कहें, फिस्टुला कहें या एनल फिशर कहें, ये गुदाद्वार के या कहें कि एनल या लेट्रिन के रास्ते में होने वाली बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग जीवन में कभी ना कभी ग्रसित होते हैं। तो अगर हम बवासीर या पाइल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि इंटरनल जो कि अंदर ही होता है जिसमें, और दूसरा होता है कि बाहर जिसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, और जिसमें दोनों हों, इंटरनल व एक्सटर्नल, तो हम इसको मिश्रित पाइल कहते हैं या मिक्स पाइल कहते हैं। अब हम समझें कि बवासीर जो होती है उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो बवासीर में जो है लेट्रिन करने के बाद आपको खून आ सकता है गुदाद्वार से, जो कि दर्द रहित कहें या पेन फ्री हो सकता है। कभी कभी खून के साथ साथ मस्से भी आ सकते हैं। तो ये हमारा जो अगर है कि अगर खून आ रहा हो साथ में मस्से आ रहे हों तो वो बवासीर हो सकता है। बवासीर में जो खून आता है और जो मस्से निकलते हैं सामान्यतः ये दर्द रहित होते हैं, लेकिन अगर दर्द हो रहा है तो इसमें और भी कारण हो सकते हैं कि जो बवासीर है, खासकर की जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी तरफ पाइल्स है, उसमें खून का थक्का जम गया हो, या कि बवासीर के साथ साथ कोई और बीमारी हो जैसे कि एनल फिशर भी हो, तो बवासीर के साथ साथ आपको पेन भी हो सकता है, जिसमें कि बवासीर में मैंने कहा कि पेन नहीं होता, लेकिन अगर पेन हो रहा तो ये 2 कारण हो सकते हैं। अगर हम दूसरे बात करें एनल फिशर के बारे में, तो एनल फिशर में आपको लेट्रिन के किनारे या कहें कि जो मल है, मल के किनारे खून लगा हो सकता है और इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो इसका जो प्रीडोमिनेंट कहें, ये जो मुख्य लक्षण होता है, लेट्रिन के साथ व बाद में बहुत तेज़ दर्द होता है और कभी कभी खून भी आ सकता है। दूसरी बात हम कहें जिसको कि भगंदर कहते हैं या एनल फिस्टुला, तो इसमें आपको लेट्रिन के साथ, लेट्रिन के जो किनारे हैं, जो कि पेरिएनल एरिया कहते हैं, गुदाद्वार के पास सूजन का आना, फीवर आना, दर्द का होना, या कभी कभी उससे पस का डिस्चार्ज होना या पानी जैसा बहना, ये लक्षण जो है आपका एनल फिस्टुला के हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो 3 कारण हैं जो कि गुदाद्वार में बहुत ही कॉमन हैं, जो कि बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं, तो ये 3 कारण हैं
जिनको कि हमें समझना चाहिए और जिसकी अगर ऐसी कोई कारण है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जुबेर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र ग्वालियर से। धर्मेंद्र जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपने सवाल कर सकते हैं डॉक्टर जुबेर से। जी जी। धर्मेंद्र जी, आप आपका सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बोलिए धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार धर्मेंद्र जी, बोलिए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, खून तो आता है, कभी कभी दर्द ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनल फिशर है उसमें खून कभी कभी आता है और दर्द ज़्यादा होता है, तो ये हो सकता है कि आपको एनल फिशर है। तो जब भी हमें एनल फिशर होता है तो इसका कारण हमें समझना चाहिए। ये जो तीनों कारण बताया, इसमें कॉन्स्टिपेशन कहें या कब्ज, ये मुख्य कारण होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले, कॉन्स्टिपेशन छुटकारा मिले, तो ये रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी? ये कहना चाहेगा सब खून आता ही नहीं है लेकिन दर्द होता है कभी तो एक बार आप अपने जो डॉक्टर हैं, निकटतम डॉक्टर, सर्जन हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे दिखाइए और सबसे पहले पता कीजिए कि आपको बीमारी क्या है। तो क्योंकि मैंने बताया कि जो गुदाद्वार से खून का आने के बहुत सारे कारण हैं, तो अगर सिंपल कारण हैं तो जो मैंने बताया वो हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी बहुत दूसरे गंभीर कारण भी होते हैं तो पहले एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो डायग्नोसिस बन जाए तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट संभव है। तो डॉक्टर जुबेर, हम आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अक्सर हर छोटी बीमारी आजकल कैंसर का रूप ले लेती है। लोग डर जाते हैं कि कहीं ये बीमारी है तो कहीं कैंसर तो नहीं। तो अगर एनएस से खून आता है तो क्या ये कैंसर है, कैंसर का कारण हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है मैडम। मैंने बताया आपको कि गुदाद्वार से खून आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कैंसर में भी खून आ सकता है, लेकिन गुदाद्वार से खून आए कैंसर ही हो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर गुदाद्वार से खून आता है साथ में उसके जो अल्टर्ड बाउल हैबिट है कि कभी कभी दस्त लगे या कभी कभी उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो, साथ में वजन का घटना हो या परिवार में किसी को कैंसर हो, तो ये कारण अगर खून आ रहा हो तो उसको कैंसर हो सकता है। डॉक्टर जुबेर, अगले प्रश्न पे आती हूँ। अक्सर हमने ये लोगों को बोलते सुना है कि हमें कब्ज हो रहा है, कब्ज हो रहा है, लेकिन आखिर ये कब्ज होता क्या है? कब्ज कहें, कॉन्स्टिपेशन, इससे जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी ग्रसित होता है। कभी कभी ये बहुत गंभीर रूप भी धारण कर लेता है। तो कब्ज हमें एक बार समझना चाहिए कि कब्ज क्या है। तो हफ्ते में अगर 2 से 3 बार जिनको की लेट्रिन आती है, या ऐसा कि हार्ड स्टूल आ रहा हो, मतलब टाइट कड़ी जो लेट्रिन है वो आ रहा हो, या लंपी लेट्रिन आ रहा हो, या लेट्रिन करने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो, या लेट्रिन करने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि लेट्रिन अभी करना बाकी है, तो ये जो सारे लक्षण हैं ये कब्ज के हो सकते हैं। जी डॉक्टर जुबेर, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आती हूँ। बवासीर, भंग दर और एनस फिशर का कारण क्या होता है? ये जो हैं गुदाद्वार में जो कॉमन बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां हैं, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हैं। अगर हमने कॉन्स्टिपेशन के कारण को दूर कर लिया तो हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की ज़्यादा संभावना हो सकती है, या उनको ये रिस्क हो सकता है कि उनको सामान्य जो लोग हैं उनसे ज़्यादा आसानी से उनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज़्यादा हो, या ऐसे लोग जिनको किसी कारण से या बीमारी की वजह से बहुत लंबे समय तक बिस्तरों में पड़े रहना पड़ता हो, या फिर महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं, या बच्चे कहें ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, या प्रेगनेंसी के समय, तो ये ऐसे लोग हैं जिनमें कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात हम करें तो हमारी जो दिनचर्या है वो खान पान, ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। खासकर कि खाने में लो फाइबर डाइट या कहें कम रेशे वाले खान पान, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल
सलाद, इन सब का कम मात्रा में सेवन करना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, हम जो है कि प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना, रेगुलर जो नियमित व्यायाम है उसका नहीं करना, पानी का कम मात्रा में पीना, या हमारे जो डेली के जो काम हैं उसमें रूटीन में चेंज होना कि बहुत बार हमें ट्रेवल करना पड़ता हो, बहुत दूसरी जगह जाना पड़ता हो, या जैसे हमें सोने में कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो गए, या उन लोगों को जो कि ड्यूटी करते हैं, जो कि कहीं ड्यूटी करते हैं और रात में ड्यूटी करना पड़ रहा हो, या खान पान में जो परिवर्तित हो जाए, कहीं शादी ब्याह में खाने में बहुत ज़्यादा ऐसे, तो इन लोगों को ये समस्याएं जो है कॉन्स्टिपेशन की हो सकती है, या बहुत ज़्यादा तनाव में हो, तो ये जो है हमारी दिनचर्या और खान पान से हो सकती है। बहुत बार ये होती है कि हमारी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमें बीमारियां हैं, जैसे कि जिनको थायराइड की समस्या है, या जिनको कि डायबिटीज़ है, या जिनको कि किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, या जिनको कि कभी कभी की जो हमारे तंत्रिका तंत्र की बीमारियां, जैसे कि स्पाइनल कार्ड में इंजरी होना, पार्किंसन डिसीज, या बहुत बार ऐसे लोगों को कि कुछ दवाइयों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, कब्ज कराते हैं, और यही कब्ज अगर लंबे समय तक हो तो ये जो है बवासीर भी करा सकती है, फिशर भी करवा सकती है, और कभी कभी ये फिशुला भी करा सकती है। तो अगर कभी कभी किसी को सोने में या इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिपेशन 1 या 2 दिन के लिए है तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ये लंबे समय से है, या जिनकी कि बाउल हैबिट, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है, तो ये फिर ये गंभीर समस्या के तरफ भी इशारा करती है। तो जब कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो, 1-2 दिन के लिए हो या 3 दिन के लिए, और अगर हमने जो बताया, अगर हम उन सब चीज़ों का सावधानी रखें तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये अगर बनी रहे तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर जुबैर, इतना जानती हूँ कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्या कहते हैं आप? हाँ, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो हमारी बड़ी आंत में है उसमें अगर जो वेस्ट या मल कहें, तो बड़ी आंतों में पानी का सूखना होता है। जी, ठीक है, डॉक्टर अगर वो जुबैर, लंबे हमारे समय साथ मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं नारायण इंदौर से। सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। नारायण जी, आप हमें सुन सकते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, पूछ सकता हूँ। जो टीवी की लाइन सर बंद हो गई, टीवी की तो आप खाली से बात कर सकता हूँ सर। बोलिए बोलिए, आप प्रश्न कर सकते हैं। नारायण जी पूछे। हाँ सर जी, मेरा को क्या है सर, जो मैं इसमें पुलिस विभाग में हूँ सर। जी सर। तो सर मुझे क्या ये जो पेशाब की जो लेटरिन की जगह है, जी सर, जो उसकी लाइनिंग पूरी एकदम अपने आप खत्म हो गई पूरी, मतलब वो गैस करने से ही मुझे एकदम दर्द होता है वहाँ पे ज्यादा सर। मतलब आप जब पैखाने के लिए जाते हैं तो दर्द होता है? हाँ दर्द होता है, और गैस अपन पास करते तो भी एकदम दर्द होता है ज्यादा, और वो जो लाइनिंग थी वो पूरी खत्म हो गई एकदम। जी, तो आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उस एरिया पे दर्द होता है? हाँ दर्द होता है सर। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पुलिस विभाग में हैं, पुलिस विभाग में भी हमने देखा है कि बहुत बार आपकी जो ड्यूटी होती है बहुत ही 24-24 घंटे की, या कभी रात में जाना पड़े, या आपके खान पान में, या कभी पानी की भी समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि आप बहुत दूर दूर तक जाते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं, या कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं जो मैंने बताया कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, रूटीन है, वो काफ़ी हद तक बहुत चेंज होती है, जिस वजह से जो पुलिस विभाग में जो लोग काम करते हैं, खास करके कांस्टेबल, उनको ये समस्याएं काफ़ी कॉमन होती हैं। कब्ज होता है, और लेटरिन के रास्ते पे जो छिल जाता है, जिसको कि हम एनल फिशर कहते हैं, वो समस्या हो जाती है। अगर ऐसी आपको समस्या है तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो रूटीन है, आपके खान पान है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। आप खान पान में हाई फाइबर डाइट कहें या रेशेदार जो खान पान है वो करना चाहिए, और सही समय पे सोने के लिए जाना चाहिए, एक टाइम जो है मल त्याग के लिए बनाना चाहिए। और अगर ये समस्या है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, तो जिससे कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर जुबैर, हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े हैं खंडवा से, आजाद खान। आजाद, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी मैम। जी हेलो। हाँ जी, आपकी आप आवाज़ अपना आ रही है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम, बोलिए सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जब मस्ते हो गए थे जी तो वो एक बार हमने डॉक्टर से सलाह ली थी और इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। जी जी।
और उसके बाद तो उन्होंने बोला था कि सारे मस्से बैठ जाएंगे, मगर वो बैठे नहीं। जी जी तो वैसे ज्यादा उसमें तकलीफ नहीं है, जी। मगर फिर भी वो मस्से खत्म नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो मस्से कहें या पाइल्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3 प्रकार के बताया हमने कि एक तो इंटरनल पाइल्स होते हैं, एक जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, एक मिक्स होते हैं। तो जो आपने जो ये इंजेक्शन लगवाए थे, क्या किसी वैद्य हकीम से लगवाया था क्या? नहीं, डॉक्टर से ही लगवाया था। अच्छा, तो ये स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। तो इसमें जो होते हैं इंटरनल पाइल्स, उसमें हम स्क्लेरोथेरेपी देते हैं, लेकिन वो उससे पूरा पाइल्स का बैठ जाना, अगर कभी कभी उससे भी अगर एक जगह दिया है तो वो तो बैठ सकता है, लेकिन जो दूसरी जगह है, जैसे हमारे जो कॉमन लोकेशन है या कहें तो 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे होते हैं, तो अगर पूरी जगह पे नहीं दिया गया है तो दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर जुबेर अगले कॉलर पर आते हैं, जो कि सोनू है, रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप आपके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सोनू जी, बोलिए। सर, मेरे पापा की एज 73 ईयर्स है। जी सर। शुगर, बीपी और किडनी पेशेंट है। जी सर। तो उनको पानी कम पिलाने के लिए बोले हैं सर। जी जी और अभी 1 हफ्ते से लेटरिन के जरिए से मतलब ब्लड निकल रहा था सर। जी 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 तो अभी डॉक्टर को दिखाए थे, तो कुछ एंटीबायोटिक 1000 mg की कुछ दिए थे हमने। जी जी तो उसको देने के बाद में ब्लड आना बंद हो गया। जी जी अब पापा का वॉकिंग नहीं है, चलना फिरना नहीं है, जी जी। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे सर? देखिए, हमने पहले ही बताया कि ये जो पाइल्स है या कहें कि जो लेटरिन के रास्ते से खून का आना है, ये जैसे कि आपने बताया कि किडनी की भी बीमारी है, बिस्तर में भी बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उम्र भी उनकी 73 है, मतलब 73 साल के हैं। तो ये सारे कारण जो हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारण हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे खान पान उनको ना दें जो कि कब्जियत कराए, जैसे कि मैदे का खाना हो, ये सारी चीज़ों को आपको हटाना है। तो आपको खान पान में थोड़ा से फल जो हैं, जो कि डॉक्टर एडवाइस करे, क्योंकि आपकी किडनी की डिसीज़ है, तो वैसे फल ना खाएं जिसमें कि पोटेशियम ज़्यादा होती है। तो आप अपने डॉक्टर से मिले और जो आपकी डाइटिशियन है जो आपको खाने के बारे में बताएंगी, और पानी भी आप कम पीते हैं। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो कॉन्स्टिपेशन के हो सकते हैं। तो आप ऐसे खानों को अवॉइड करें, नहीं खाएं जो कि कब्जियत का कारण हो सकते हैं। डॉक्टर जुबेर, अगले सवाल पर आते हैं। हम बात करते हैं लक्षणों की। अगर किसी मरीज में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें किसको दिखाना चाहिए? जैसे कि ये जितने भी लक्षण मैंने बताया, अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो आपको अपने जो पास के जो डॉक्टर हैं, खासकर कि जो सर्जन हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनको दिखाना चाहिए। वो आपको और जब भी आप जाएं डॉक्टर के पास तो आप बीमारी नहीं बताएं कि हमें पाइल्स है या है, क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको बोलते हैं डॉक्टर साहब पाइल्स है। अब डॉक्टर भी बिना फिर देखे वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है, मेडिसिन लिख देता है, और हो सकता है कि आपको पाइल्स ना हो, आपको दूसरी कारण हो। तो जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी लक्षण हैं, आप वो बताइए। डॉक्टर आपको और भी मेडिकल हिस्ट्री और भी बीमारियों के बारे में पता करेगा और आपको एग्जामिन करके आपको बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, और उसके अनुसार ही वो दवाइयाँ लिखेगा। उसके हिसाब से ही आपको बताएगा कि आपकी किन किन बातों की सावधानी रखना है, किन किन चीज़ों से बचना है। तो जब कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ये समस्या है, खास करके आपको सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है और उनसे अपने लक्षणों के बारे में ही बात करें, और डॉक्टर उसके बाद आपको अच्छी तरह से आपकी हिस्ट्री लेगा और आपको एग्जामिन करेगा, आपकी जांच करेगा। उसके बाद ही आपको बताएगा आपको ये बीमारी है और उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। तो डॉक्टर जुबेर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, राकेश जी। राकेश जी, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ राकेश जी, जी, आप बोलिए। अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर जुबेर हाँ खान सर, से। ये सर ये ब्लड निकलता है सर, कहाँ से निकलता है राकेश जी? पीछे तरफ से सर। अच्छा, लेटरिन के रास्ते से। कब से निकल रहा हो? कितने हो गए सर, ये लगभग 4-5 महीने हो गए सर। तो आपने किसी को दिखाया? हाँ जी, घंटा में दिखाए थे सर। जी जी। तो आपको क्या लेटरिन करने के साथ खून निकलता है, पहले निकलता है या बाद में निकलता है? पहले निकलता है सर। पहले ही निकलता है। कितनी मात्रा में? फ्रेश ब्लड होता है, एकदम लाल सुर्ख होता है या काली होती है? लाल सर। एकदम लाल सी होती है। क्या लेटरिन करते समय दर्द भी होता है आपको? जी सर। अच्छा, काफ़ी दर्द होता है? कितनी हाँ देर जी। या देर तक बना रहता है? हाँ, देर तक तो बना ही रहता है।
जी जी, ठीक है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लीडिंग भी हो रहा है और साथ में दर्द हो रहा है, आपको कब्जियत भी है, क्या आपको लैट्रिन करते समय जोर लगाना पड़ता है या उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं आप? हाँ जी सर, जोर लगाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये कब्ज होता है उसकी वजह से जो हमारी जो गुदवाद्वार की जो लेयर होती है वो छिल जाती है, उसकी वजह से फिसर होता है और उसी में आपको खून भी आ सकता है और दर्द भी हो सकता है। तो ये एनल फिशर हो सकता है आपको, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आपको प्रॉपर मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद, ये सब चीज़ें लेना है, नियमित एक्सरसाइज करना है और जो दवाइयां हैं वो टाइम से लेना है। समय एक निर्धारित कर लीजिए कि कब सोना है, कब खाना है और कब मल त्याग के लिए जाना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने व्यवस्थित कर लिया तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर जुबैर, अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जो बीमारी है, खास करके जो पाइल्स कहें, कॉन्स्टिपेशन कहें, कब्ज कहें या फिशर कहें, ये आपने देखा होगा कि इसमें मैंने आपको बताया कि आपकी दिनचर्या और आपके खान पान से जुड़ी चीज़ें हैं। तो जो दिनचर्या और खान पान से जुड़ी चीज़ें हैं हम उसको तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल कंडीशन है उसमें हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं वो चीज़ें भी ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खान पान में हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, फल ज़्यादा से ज़्यादा लें, अधिक मात्रा में जो पानी है या जो दूसरे तरल पदार्थ हैं वो लें, नियमित एक्सरसाइज करें, आप अपने रूटीन को सही करें, तनाव से मुक्ति रहें, जो आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीते हैं उनसे दूर रहें और आपकी जो दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, इन सब चीज़ों का सही समय पे इलाज लें। अगर आपको और कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं तो उसका डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज लें। सही समय पे सही डॉक्टर को दिखाना ही इस बीमारी से मुक्ति का सही रास्ता है। तो डॉक्टर जुबैर, हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।